कोरिया में एक रिपोर्टर सड़क पर लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछता है, अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? जवाब लगभग सबके एक जैसे होते हैं। फिर रिपोर्टर अपना सवाल बदल देता है, लेकिन क्या होगा अगर तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो? तभी एक महिला आगे आती है और कहती है, उसका जवाब देने से पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि इतना पैसा आया कहाँ से है। अगला सीन एक टीवी स्टूडियो में कट होता है, जहाँ वही इंटरव्यू मॉनिटर पर चल रहा होता है, लेकिन इस बार इंटरव्यू देने वाला कोई आम इंसान नहीं, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। और हैरानी की बात यह है कि उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट उससे एक पॉपुलर थ्योरी के बारे में पूछती है। लोगों का मानना है कि वो भविष्य देख सकता है और इसी वजह से उसने इतनी दौलत बनाई है। कैमरों के सामने वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि ठीक उसके सामने एक शामन खड़ी है जिसकी रहस्यमयी ताकत हवा में घूम रही है। पूरे स्टूडियो में उस जादू को सिर्फ वही देख सकता है, बाकी किसी को कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए कैमरों के लिए वो बस यही दिखाता है कि वो एक लकी इन्वेस्टर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तभी सब कुछ अचानक धुंधला होने लगता है और अगले ही पल पता चलता है कि ये पूरा अजीब और रहस्यमयी नजारा असल में एक सपना था। फिर हम मिलते हैं कॉन्ग जिन से, जो अचानक अपनी नींद से जाग जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसे बार बार उस ईगल का सपना क्यों आता है जिसे उसने अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान देखा था। हाल ही में उसकी मिलिट्री सर्विस खत्म हुई है, अब वो बेरोजगार है और अपनी माँ के साथ एक छोटे से सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट में रहता है। लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उसके पिता का अच्छा खासा बिजनेस था और परिवार की आर्थिक हालत भी काफी बेहतर थी, लेकिन वो दिन अब बीत चुके हैं। कुछ समय बाद जिन अपने दोस्त ओट्यू से मिलने जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि ओट्यू बड़े गर्व से अपनी एक्शन फिगर्स की कलेक्शन दिखाने में लगा हुआ है। दोनों की दोस्ती हाई स्कूल के दिनों से चली आ रही है। हालात चाहे जैसे भी हों, जिन पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। वो कहता है कि भले ही उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसे एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है और ग्रेजुएशन के बाद वो एक अच्छी नौकरी पाने का पूरा इरादा रखता है। वो ओट्यू का शुक्रिया भी अदा करता है, क्योंकि पिछले क्रिसमस पर जब वो मिलिट्री सर्विस की वजह से घर नहीं आ पाया था, तब ओट्यू ने उसकी माँ का साथ दिया था। अपने दोस्त को उदास देखकर ओट्यू उसे खुश करने के लिए एक बड़ी खबर सुनाता है। वो बताता है कि उसे आखिरकार उस बिटकॉइन अकाउंट का पासवर्ड मिल गया है, जो काफी समय पहले उससे खो गया था। जिन को वो घटना अच्छी तरह याद थी। पासवर्ड खोने के बाद ओट्यू बुरी तरह टूट गया था। आखिर उसने उस बिटकॉइन को खरीदने के लिए अपने पसंदीदा गेम रूटनिया का कैरेक्टर तक बेच दिया था। ओट्यू बताता है कि पासवर्ड उसे एक पुराने कागज के टुकड़े पर अचानक मिल गया। फिर वो कहता है कि कल तक उस कॉइन की कीमत $1121 तक पहुंच चुकी थी। जिन तुरंत हिसाब लगाता है और समझ जाता है कि अकाउंट में अब अच्छी खासी रकम होगी। लेकिन अगली बात सुनकर वो भी हैरान रह जाता है। अकाउंट की कुल वैल्यू लगभग 13 बिलियन वॉन है। ओट्यू खुद मानता है कि शुरुआत में उसे भी इस पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन वो कसम खाकर कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। हालांकि एक छोटी सी समस्या अभी भी बाकी है। वो उस पैसे को अभी निकाल नहीं सकता, क्योंकि कुछ समय पहले उसने पूरा क्रिप्टो एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दिया था, ये सोचकर कि इसकी कीमत आगे और बढ़ती ही जाएगी। ये सब सुनकर जिन के दिल में जलन होने लगती है। उसे अफसोस होता है कि उसने भी उस गेम को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, आखिर वो और ओट्यू साथ में ही तो खेलते थे। जिन तुरंत उसे याद दिलाता है कि कैरेक्टर बेचने का आइडिया भी सबसे पहले उसने ही दिया था, तो जाहिर सी बात है उस खजाने में उसका भी थोड़ा हिस्सा बनता है। लेकिन तभी जिनकी नजर फिर से उसी ईगल पर पड़ती है, वही ईगल जो उसे बार बार सपनों में दिखाई देता था। फर्क बस इतना था कि इस बार वो सपना नहीं देख रहा था, वो पूरी तरह जाग रहा था। जिन समझ नहीं पाता कि ये यहाँ कैसे आ गया। ईगल धीरे धीरे उसकी तरफ उड़कर आता है और तभी उसे एहसास होता है कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही थी, जिसे सिर्फ जिन ही देख सकता था। उसके चेहरे पर छाई घबराहट देखकर ओट्यू बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसे तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जिन उसकी बातों को अनदेखा करते हुए अचानक पूछता है, माउंटेन हिल के बारे में तुम क्या जानते हो? ओट्यू हैरान रह जाता है, क्योंकि माउंटेन हिल उसी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का नाम था जहां उसका सारा पैसा रखा हुआ था। वो पूछता है, तुम्हें इसका नाम कैसे पता? लेकिन जिन के पास जवाब नहीं था। अभी अभी उसने एक भयानक विजन देखा था, जिसमें माउंटेन हिल पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि इसका संबंध उस ईगल से है, और अगर ये विजन सच निकला तो उसका दोस्त अपनी पूरी दौलत खोने वाला था। जिन बिना एक सेकंड गंवाए ओट्यू से कहता है, अभी के अभी अपना सारा क्रिप्टो बेच दो, इसकी कीमत अब और ऊपर नहीं जाने वाली। ओट्यू घबरा जाता है, लेकिन जिन बार बार यही कहता है कि वो अभी सब कुछ नहीं समझा सकता, बस इस बार उस पर भरोसा कर ले। कुछ देर सोचने के बाद ओट्यू बताता है कि उसने पहले से ही अपनी बहन से $1 अकाउंट खुलवा रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल सकें।
इसलिए वो तुरंत सब कुछ बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन वो साफ कह देता है इसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। जैसे ही ओटियो काम में लग जाता है, जिन देखता है कि ईगल अचानक गायब हो गया है। उसे लगता है कि शायद उसने सही फैसला लिया है, फिर भी उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक ओटियो की जोरदार चीख निकलती है। माउंटेन हिल का सर्वर डाउन हो गया, लेकिन किस्मत से वो अपना सारा क्रिप्टो ठीक समय पर बेच चुका था। बस यही सबूत जिन के लिए काफी था। वो कोई हेलुसिनेशन नहीं देख रहा था, ईगल सच में मौजूद था और वो उसे चेतावनी देने आया था। कुछ देर बाद माउंटेन हिल का सर्वर वापस ऑनलाइन आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर अकाउंट पूरी तरह साफ हो चुका था। ओटियो तुरंत जीन की तरफ मुड़ता है, कहीं इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि जीन खुद भी उतना ही कंफ्यूज था जितना उसका दोस्त। फिर भी उसे लगता है कि अब सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो ओटियो से कहता है कि शायद उसे भविष्य देखने की शक्ति मिल गई है, और फिर वो उसे 1 साल पुरानी घटना सुनाता है। उस समय जीन आर्मी में था और एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा था। तभी उसने पहली बार उस रहस्यमय ईगल को देखा था। उसका अचानक सामने आ जाना ही काफी अजीब था, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसे सिर्फ जिन ही देख पा रहा था। उसकी पूरी स्क्वाड में किसी और ने उस ईगल को देखा तक नहीं, और यही बात जिन को अंदर तक बेचैन कर रही थी। फिर अचानक उसे एक वार्निंग मिली। उसे महसूस हुआ कि कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। उसने देखा कि एक मोटर अगले फायरिंग राउंड के लिए तैयार किया जा रहा था। जिन को पूरा यकीन तो नहीं था, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स लगातार उसे छिप जाने के लिए कह रही थी, और उसने वही किया। कुछ ही पलों बाद एक जोरदार धमाका हुआ। उस दिन अगर जिन ने अपनी इंस्टिंक्ट की बात नहीं मानी होती तो शायद वो भी बाकी सैनिकों की तरह घायल हो जाता। वर्तमान में लौटकर जिन यही कहानी ओटियो को सुनाता है, लेकिन ओटियो इसे सिर्फ एक लकी कोइंसिडेंस मानता है। हालांकि जिन उसकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि अगर ईगल ने उसे वार्निंग नहीं दी होती तो आज वो जिंदा और सुरक्षित यहाँ बैठा नहीं होता। वो ये भी बताता है कि आर्मी डॉक्टर ने ईगल वाली बात को ट्रॉमा का साइड इफेक्ट बताया था। उसका कहना था कि जिन का दिमाग उस हादसे के बाद झूठी यादें बना रहा है। ओटियो कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, लेकिन अब तो ये दूसरी बार हुआ है। 2 बार एक जैसी चीज होना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जिन भी इससे सहमत था, लेकिन उसे हैरानी हो रही थी कि ओटियो इतनी आसानी से उसकी बात पर विश्वास कैसे कर रहा है। ओटियो स्माइल करते हुए जवाब देता है, मैंने बहुत ज्यादा एनीमे देखे हैं, अब मुझे किसी भी अजीब चीज से हैरानी नहीं होती। लेकिन जिन जल्दी ही असली मुद्दे पर वापस आ जाता है। उसे अपने पैसे चाहिए थे। वो ओटियो को याद दिलाता है कि बिटकॉइन खरीदने के लिए उसने भी अपना गेम कैरेक्टर बेचा था, इसलिए उस प्रॉफिट में उसका हिस्सा बनता है। ओटियो मान जाता है, लेकिन कहता है कि वो अभी पैसे नहीं दे सकता। समस्या टैक्स की है। जिन, जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, मजाक में पूछता है, क्या अब टैक्स हेवन खोलने का प्लान है? और ओटियो का जवाब सुनकर वो चौंक जाता है, क्योंकि जवाब था हाँ। ओटियो बताता है कि उसकी बहन ने हिसाब लगाया था कि अगर वो बिटकॉइन प्रॉफिट ऑफिशियली डिक्लेयर करता है तो उसे अरबों 1 टैक्स में देने पड़ेंगे। इसीलिए उसने अमेरिका में ओटीके कंपनी नाम की एक शेल कंपनी बना ली है, ताकि टैक्स बर्डन कम किया जा सके। उसके हिसाब से अब बस थोड़ा समय और लगेगा, फिर उसे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स के भरोसे आराम से जिंदगी जी सकेगा। जिन जानता था कि असल दुनिया इतनी आसान नहीं होती, लेकिन फिलहाल उसे सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए था। ओटियो वादा करता है कि उसे उसका पूरा पैसा मिलेगा, बस कुछ पेपर वर्क और लीगल प्रोसेस पूरी होने का इंतजार करना होगा। ये सुनकर जिन को राहत मिलती है। कुछ समय बाद वो अपना बैंक अकाउंट चेक करता है और वहाँ ओटियो की तरफ से आया हुआ ट्रांसफर देखकर मुस्कुरा उठता है। हालांकि ये पूरी रकम नहीं थी, फिलहाल सिर्फ एडवांस पेमेंट आई थी। बाकी पैसे ओटियो बाद में भेजने वाला था, लेकिन जिन के लिए इतना भी काफी था। कई महीनों बाद पहली बार उसके पास अपनी माँ की मदद करने और खुद पर थोड़ा खर्च करने लायक पैसा था। इसी खुशी में वो एक बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका ध्यान एक हंगामे पर जाता है। एक महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसका आरोप था कि एक एम्प्लॉय ने उसके जूतों पर पैर रख दिया है। स्टोर मैनेजर माहौल शांत करने की कोशिश करता है। वो एम्प्लॉय से कहता है कि ग्राहक से माफी मांग लो ताकि बात वहीं खत्म हो जाए। लेकिन तभी जिन की नजर उस एम्प्लॉय पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि वो उसे पहचानता है। उसे एहसास होता है कि वो कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ है। ये देखकर जिन अंदर तक हिल जाता है। इतने सालों से उसे लगता था कि उसकी माँ किसी ऑफिस में काम करती है, लेकिन उन्होंने कभी उसे अपनी असली नौकरी के बारे में नहीं बताया था। वो तुरंत आगे बढ़ता है, ठीक उसी वक्त जब उसकी माँ को सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जिन गुस्से में पूछता है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि किसी इंसान को घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़े? हंगामा कर रही अमीर महिला तुरंत पलटकर पूछती है, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? जिन बिना झिझक जवाब देता है, मैं इस क्लीनर का बेटा हूँ। उसकी माँ शर्म से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन साफ कह देता है कि उसे अपनी माँ पर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये सुनकर महिला थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं होता। वो दावा करती है कि मॉप उसके जूते से टकरा गया था और इसी वजह से वो माफी की मांग कर रही थी। जिन को यकीन ही नहीं होता कि कोई इतनी छोटी सी बात पर किसी की बेइज्जती कर सकता है। महिला चिढ़कर जवाब देती है,
तुम्हें पता भी है ये शूज कितने महंगे हैं? इनकी कीमत 6 लाख वॉन है। एक क्लीनर तो इन्हें खरीदने का सोच भी नहीं सकती। जिन 1 सेकंड भी नहीं गंवाता। वो तुरंत 6 लाख वॉन निकालकर उसके सामने रख देता है। फिर कहता है, मेरी माँ से माफी मांगो, पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। महिला तभी नोटिस करती है कि आसपास कई लोग वीडियो बना रहे हैं। अब वो और तमाशा नहीं करना चाहती थी। मजबूरी में वो एक नकली सी अपॉलॉजी देती है और तुरंत पैसे उठाकर वहां से जाने लगती है। लेकिन जीन अभी खत्म नहीं हुआ था। महिला के जाने से पहले वो स्टोर मैनेजर के पास जाता है और कहता है, मैंने उन शूज के पूरे पैसे दे दिए हैं, मतलब अब वो शूज मेरे हुए। कल तक वो शूज मुझे वापस चाहिए। अगर नहीं मिले तो मैं चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। ये सुनते ही महिला का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है, लेकिन जीन उसकी तरफ देखे बिना वहां से निकल जाता है। मॉल के बाहर उसकी माँ बेहद परेशान थी। वो बार बार कह रही थी कि उसे वापस जाकर मामला संभालना होगा क्योंकि उसे उस नौकरी की जरूरत थी। लेकिन जिन कुछ नहीं कहता। वो बस अपनी माँ को गले लगा लेता है। फिर धीरे से कहता है, आप पहले से बहुत पतली हो गई हैं और अब आप वहाँ दोबारा काम नहीं करेंगी। आज के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। उसकी माँ की आंखें भर आती हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहाँ जिन अपनी माँ को बताता है कि उसने बिटकॉइन से काफी पैसे कमाए हैं। अब उन्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ पैसे लेने से साफ मना कर देती है। वो चाहती थी कि जिन अपना भविष्य बनाए, कॉलेज पूरा करे और अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। लेकिन जिन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि सबसे पहले उन्हें नया घर लेना होगा। उसे पूरा यकीन था कि उनकी पुरानी बेसमेंट अपार्टमेंट की वजह से ही उसकी माँ की खांसी ठीक नहीं हो रही। उसकी माँ लाख मना करती रही, लेकिन जिन ने तय कर लिया था कि अब वो उन्हें बेहतर जिंदगी देकर रहेगा। आखिरकार उसकी माँ लंबी सांस लेकर कहती है, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह जिद्दी हो। तभी जिन के फोन की घंटी बजती है। कॉल ओट्यू का था। उसकी आवाज घबराई हुई लग रही थी। वो कहता है, ये इमरजेंसी है। मेरी बहन कोरिया वापस आ गई है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो में मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना ताकि अगला चैप्टर मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।